अगर आप अत्याचार, तो अगर आप राष्ट्रपति भी हो जाएंगे ना भारत के, तो भी आपको अत्याचार सहना पड़ेगा। परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो अगर आप अत्याचार सह रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाओगे, तो कायरों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं वो तो अकेले लड़ रहे थे, आज तो आपके पास आपके समाज के हजारों लाखों वकील हैं। मैं अलीगढ़ में बहुत अच्छे अधिवक्ता है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए, वहाँ बहुत अच्छे अधिवक्ता है, आप सुप्रीम कोर्ट आए, यहाँ बहुत अच्छे अधिवक्ता है। कम से कम एक लड़ाई की जो रणनीति है, उस लड़ाई की रणनीति ये है कि कोई अत्याचार होने पे सबसे पहले आपको प्रशासन और पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा। परंतु अगर आप ऐसे ही पलायन करते रहे, तो फिर तो हमारे उन गरीब मजदूरों का क्या होगा जो बेचारे झोपड़ियों में रह रहे हैं। अलीगढ़ की एक पॉश सोसाइटी है, सागवान सोसाइटी, उसमें दलितों के पलायन का एक मामला सामने आया है और सोसाइटी को देखकर ये लगता है कि जो वहाँ लोग, जो तबका वहाँ रह रहे हैं, वो सभी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग हैं। इस तरह की बात सामने आना आप कितना गंभीर विषय मानते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, मैं जो ये सागवान सिटी में जो मैटर चल रहा है, मैं उसका समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ और ना ही मैं उसे एट्रोसिटी मानता हूँ। अब आप ये देखिए कि शहरों में रहने वाले जो साधन संपन्न लोग हैं, अगर वो भी घर छोड़ के चले जाएंगे, तो इसका समाज में क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज जाएगा उस गरीब लोगों पर जो आज झोपड़ियों में रह रहे हैं, गरीब हैं, जिनके कच्चे मकान हैं। आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने तैयार किए हैं, पलायन के लिए तैयार नहीं किए। रही बात अत्याचार की, आप जब रेप को अत्याचार नहीं मानते, आप मर्डर को अत्याचार नहीं मानते, हमारी जमीन कब्जाने को अत्याचार नहीं मानते, आरक्षण को आप अत्याचार नहीं मानते, रिजर्वेशन को आप अत्याचार नहीं मानते, तो आपको अत्याचार सिर्फ ये लगा कि 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन नहीं मनाया गया तो वो अत्याचार है। और उसके बाद जब आप कहते हो कि हम मकान छोड़ के जा रहे हैं, तो 300 पढ़े लिखे लोग मकान छोड़कर जा रहे हैं, जबकि उनके पास रेमेडी अवेलेबल है। वो पुलिस के पास जा सकते हैं, वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, वो अलीगढ़ कोर्ट जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। परंतु इस प्रकार से हथियार डालना समाज के अंदर एक नेगेटिव जो है वो मैसेज क्रिएट करेगा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है 14 अप्रैल का जन्मदिन मनाना हमारा कोई भी प्रोग्रेटिव नहीं है। हमारा प्रोग्रेटिव है कि हम साल भर जो संघर्ष है उस संघर्ष के अंदर रहें। अगर एक दिन का त्यौहार बनाना, अगर चलो सपोज मैं किसी का सपोर्टर या विरोधी नहीं हूँ, परंतु ये लड़ाई का जो सही रास्ता नहीं है कि हम जो है पलायन कर रहे हैं। पलायन करने पे आपको मजबूर नहीं किया गया है। अगर आपको लड़ाई लड़नी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी चाहते तो वो कभी भारत वापस नहीं आते, वो भी कहीं जो यूएसए यूके के अंदर वो भी पढ़ा रहे होते और वहाँ भी कोई अच्छे पद लेके बैरिस्टर या लॉर्डशिप बन के वो वहाँ बैठ जाते। परंतु उन्हें लोगों की लड़ाई लड़नी थी। आपको भी लोगों की लड़ाई लड़नी है और पूरी भारत आपकी तरफ देख रहा है कि क्या। अब एक बात बताइए कि शिक्षित होने का मतलब या पीएचडी होने का मतलब क्या जागरूक होना है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो लर्नेड और एजुकेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन दी थी, द पर्सन हु कैन राइट फॉर देयर ओन फाइट एंड फॉर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी कैन बी ट्रीटेड एज ए एजुकेटेड पर्सन और लर्नेड पर्सन। बट यहाँ पर क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने कोट पहन लिया तो हमारे पर अत्याचार नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि हम अच्छे महलों में रह रहे हैं, अच्छे बंगले में रह रहे हैं, तो हमारे पर अत्याचार नहीं होगा। देखिए, समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसे समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हर लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा। और जो इस प्रकार का जो भी लोग हैं जो सोचते हैं कि हम किसी भी प्रकार का अत्याचार कर लेंगे और ये लोग खामोश रहेंगे, तो आज वो वर्तमान स्थिति नहीं है। हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है कि हम जो है SC ST में FIR दर्ज कराएं, हम हाई कोर्ट जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपना फेवरेबल ऑर्डर लेके आए। क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न होने का मतलब यह भी है कि समाज की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है। देखिए, या तो आप समय देंगे या आप संसाधन देंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो समाज के लिए देना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की पलायन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो लोग प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन नहीं सुनता, तो ऐसे में उनके सामने क्या रास्ता रह जाता है? देखिए, अगर पहला रास्ता कि अगर आपके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन नहीं बनाने दिया गया, तो आप थाने जाइए, थाने में जाकर आप FIR दर्ज कराने की कोशिश कीजिए। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन Z सबसेक्शन ZA ऑफ SC ST PO एक्ट, सेक्शन
195A और 295A ऑफ आईपीसी के अंदर में पहले आप एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, आप एसएसपी के पास जाइए। एसएसपी नहीं सुनता, आप प्रशासन के पास जाइए। वो नहीं सुनते तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुनती, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट नहीं सुनती तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और यकीन मानिए इस लड़ाई में आप अकेले नहीं होंगे। परंतु अब जैसा कि आपने सवाल किया कि प्रशासन नहीं सुनता, SC/ST एक्ट के अंदर में जो उसको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और एसएसपी की है। और मार्कंडेय कारजू साहब का एक जजमेंट है अरुमगम सरवई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि अगर किसी जिले में इंफॉर्मेशन देने के बाद भी कोई अगर अत्याचार होता है तो उसके अंदर एसएसपी और डीएम को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर वहां के जो डीएम है कार्रवाई नहीं कर रहे तो आपके पास उसका अगला ऑप्शन है, आप कोर्ट में जाइए। आप कोई ऐसी, आप लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, आप संविधानिक काम कर रहे हैं, जिसने संविधान बनाया आप उसकी जयंती बना रहे हैं, उसके लिए आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है कि परमिशन नहीं मिलेगी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के लिए किसी भी परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है। सागवान सोसाइटी जो है उसके दबंग लोग और उसके मैनेजमेंट जो है उसने जाहिर तौर पर जब कोई प्रोग्राम करने चाह रहे थे जयंती पर तो पार्कों में पानी भर दिया, इस तरह की जो है चीजें कर दी। हालांकि कोई सीधी तौर पर उन्होंने लड़ाई नहीं की और धमकी और कमेंट फब्तियां कसना ये शुरू कर दिया उन लोगों का। देखिए सर, मैं उन्होंने अगर वहां पानी भर दिया तो मैंने क्या बताया कि आपने इसकी शिकायत कहाँ दी? आपको शिकायतें देनी चाहिए ना, है ना? जिला प्रशासन नहीं, आपको पुलिस से मिलना चाहिए, शिकायतें देनी चाहिए। जिला प्रशासन का काम है वो पानी निकालेगा। ये तो प्रशासन का काम है कि वो आपकी जो जयंती है उसमें मनाने में सहयोग करेगा। अगर आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां दी जा रही हैं तो आप कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए, आप सब जगह जाइए। क्या आप इतने आर्थिक रूप से या संसाधनों के रूप से कमजोर हैं कि 300 लोग अपना वकील नहीं खड़ा कर सकते? देखिए, मैं ये बात बहुत बुरी लग रही होगी, परंतु अगर ये 300 लोग चाहें तो पूरे भारत के अंदर एक क्रांति ला सकते हैं। परंतु वो अब उन्होंने कह दिया कि हम पलायन कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, अत्याचार तो अगर आप राष्ट्रपति भी हो जाएंगे ना भारत के, तो भी आपको अत्याचार सहना पड़ेगा। परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो अगर आप अत्याचार सह रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाओगे तो कायरों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं वो तो अकेले लड़ रहे थे, आज तो आपके पास आपके समाज के हजारों लाखों वकील हैं। मैं अलीगढ़ में बहुत अच्छे अधिवक्ता है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए वहाँ बहुत अच्छे अधिवक्ता है, आप सुप्रीम कोर्ट आए यहाँ बहुत अच्छे अधिवक्ता है। कम से कम एक लड़ाई की जो रणनीति है उस लड़ाई की रणनीति ये है कि कोई अत्याचार होने पे सबसे पहले आपको प्रशासन और पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा। परंतु अगर आप ऐसे ही पलायन करते रहे तो फिर तो हमारे उन गरीब मजदूरों का क्या होगा जो बेचारे झोपड़ियों में रह रहे हैं। सागवान सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है इसमें, और क्या उसको सबक सिखाया जा सकता है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, जो सेक्शन मैंने अभी आपको बताए हैं। आप सिविल कोर्ट से भी आप डायरेक्शन ला सकते हैं, आप क्रिमिनल कोर्ट से भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उसे डिक्लाइन करते हैं कि आप नहीं बना सकते तो आप उसके विरोध में कोर्ट जा सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। परंतु लड़ाई लड़ने के लिए आपका संगठित होना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि जितने भी पीएचडी होल्डर हैं वो सारे के सारे जुझारू हैं, वो सारे के सारे जागरूक हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ खड़े होने वाले अधिकतर लोग जो है वो हो सकता है किताबी रूप से और शैक्षणिक रूप से थोड़े कमज़ोर हो, परंतु वो जागरूक थे। आप ये देखिए कि शिक्षा का जागरूकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक आईएएस भी 50 कहानियां नहीं सुना सकता, परंतु जो मनुवाद के जो पोषक हैं उनका छोटा सा बच्चा भी आपको 1000 कहानियां सुना देगा, आपको गीता रामायण उपनिषद सुना देगा, परंतु हमारे जो लोग हैं वो नहीं सुनाएंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक पीएचडी होल्डर और एक जो पढ़ा लिखा एक वकील ये वकील बन गए तो इनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ तो भारत के जो सिटिंग जज हैं, जो जस्टिस कर्णन थे, उन्हें तो सिटिंग जज को भी इन्होंने जेल में डाल दिया था। तो आप शिक्षा का पैमाना जो है सिर्फ नौकरी से नहीं लगा सकते, आपको लड़ना होगा, इस कारवा को आगे ले जाना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि मेरी आपसे निवेदन है कि मेरे कारवा को, इफ यू कैन नॉट मूव माई कारवा अहेड then it is requested to my society that कारवा should not go back। अगर आप इस कारवा को आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम इसे पीछे भी ना ले जाइए। परंतु हम क्या कर रहे हैं
कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं। और इस घर छोड़ के जाने का मतलब ये है कि जो हमारा गरीब गुरबा जो है, जो आज बेचारा जिसके पास संसाधन नहीं है, वो भी ये देख के कहेगा कि भाई इतने अमीर लोग, इतने मजबूत लोग अगर घर छोड़ सकते हैं तो थोड़ा सा अत्याचार होने पर हमें भी घर छोड़ना पड़ेगा। हमें जो है, हमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें इस हिसाब से अलीगढ़ में सागवान सोसाइटी में लड़नी पड़ेगी कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, इस बार सागवान सोसाइटी का इतिहास बदल देंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि गैर बहुजन लोग जो है वो बाबा साहब के विरोधी हैं। अगर आप उनके साथ भी रहेंगे, देखिए उनके साथ भी आपको रहना पड़ेगा, उन्हें अपनी विचारधारा में शामिल करना पड़ेगा, उन्हें बाबा साहब के बारे में बताना पड़ेगा, उन्हें भगवान बुद्ध के बारे में बताना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि अगर वहाँ बहुजनों की सरकार होती तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो नज़र उठा के हमारे समाज की तरफ देख सकता और इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम है उसको रोक सकता। मैं 4 बार बहुजन समाज के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही। आप एक इंसिडेंट बता दीजिए जिसे किसी घोड़ी से उतारा हो, एक इंसिडेंट बता दीजिए किसी की मूंछ के ऊपर कुछ कहा हो, और आप एक इंसिडेंट बता दीजिए जहां इस प्रकार का जो अत्याचार किया हो। तो मेरा जो सबसे बड़ा ये है कि हम जो जिसे हम कहते हैं शिक्षित वर्ग का आज ये दायित्व है कि वो बहुजन समाज की सरकार बनाए। शिक्षित वर्ग का ये दायित्व है कि वो पूरे भारत में राजनीति के एकता लाए, जिससे कि हमारी ये लड़ाई है हम साथ मिलकर लड़ सकें। जो पढ़ा लिखा दलित वर्ग का जो वर्ग है, और खासकर वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कानूनी पछड़े में पढ़ने से अपना पैर खींच लेता है। वहाँ पे ऐसा क्यों अमूमन तौर पर देखा गया है कि जब कानूनी तौर पर कहीं बात आती है तो वो पीछे अपना कदम खींच लेते हैं? देखिए, हमारे जो लोग हैं, मैं अब नौकरियों में जो वास्तविक स्थिति ये है कि उनके लोगों के लिए उनके बहुत सारे लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, परंतु प्रशासन में जो अपने लोग हैं उनके खिलाफ एक छोटी सी भी शिकायत चली जाए तो उनके खिलाफ जो प्रशासनिक कार्रवाई हो जाती है। हमारे पीछे कोई बैकबोन नहीं है, हमारे पीछे कोई अम्ब्रेला प्रोटेक्शन नहीं है। हमारे अधिकारियों को मैंने क्या बताया कि हमारे IAS IPS तक को ये बिना चार्जशीट के जो है टर्मिनेट करके जेल डाल देते हैं, परंतु वहीं उनके जो लोग हैं और वो कितना भी करप्शन कर ले, कितनी भी शिकायतें आ जाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों हजारों शिकायतें मिलती है पर उनका कोई भी बाल से बाका नहीं कर सकता, परंतु हमारे अधिकारी के खिलाफ अगर कोई भी झूठी शिकायत भी आ जाए तो उन्हें वहाँ से जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या धमका दिया जाता है। तो हमारे जो सरकारी जो ईमानदार जो सरकारी लोग हैं उनके लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल है। तो ये बात सही है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो नौकरी बचाना है, परंतु नौकरी बचाने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपना मान स्वाभिमान और अपने समाज की इज्जत बचानी है। और जहाँ आपको टकराना है वहाँ आपको टकराना पड़ेगा, क्योंकि कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि उस अधिकारी के खिलाफ अगर ये कार्रवाई हो रही है हम चुप बैठे रहे, उस व्यक्ति के खिलाफ अगर ये कार्रवाई हो रही है तो चुप बैठे रहे। ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज में अमीर और गरीब सबका हाथ पकड़ के हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और एक ऐसा मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा कि वो लोग जो है हमारी तरफ नज़र उठाने से, देखने से भी डरें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।